भारत के राजधानी दिल्ली से लगभग 820 किलोमीटर की दूरी पर बसा है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का घर, जिसे हम और आप नेपाल के नाम से जानते हैं। छोटा पर संस्कृति से सराबोर, कई प्राचीन मंदिरों, मठों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए पहचाने जाने वाला नेपाल अपने एक खास शहर के लिए भी खूब फेमस है, क्योंकि वहाँ मौजूद है सांपों का तालाब। ये शहर है शानदार फर्नीचर खरीदने का सबसे बेस्ट ठिकाना। इस शहर में करीबन 50 मानव निर्मित झीलें हैं। ये शहर है नेवार साम्राज्य की संस्कृति से गुलजार। इस शहर को कहा जाता है भक्ति का शहर, लेकिन ये है कौन सा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भक्तपुर शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं भक्तपुर की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, नेपाल के सबसे प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है भक्तपुर, जो अपनी कला, भव्य स्थापत्य और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण आज नेपाल की शान और पहचान बन चुका है। और यहाँ की वास्तुकला, प्राचीन मंदिर और लकड़ी, धातु और पत्थर की कलाकृतियों ने तो इसे विश्व भर में एक अलग पहचान दिलाई है। इन्हीं खासियतों को देखते हुए इस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी पहना दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये शहर नेपाल के लिए कितना महत्व रखता होगा। भक्तपुर को लोकल्स कभी कभी खोपा भी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि यही नाम पहले इस शहर की पहचान होता था, जबकि उससे भी पहले ये शहर खोपरिंग के रूप से जाना जाता था, जो नेवार भाषा का ही एक शब्द है, जिसका मतलब होता है पका हुआ चावल। लेकिन धीरे धीरे खोपरिंग बन गया खोपा, और फिर लोगों ने इसे भक्तपुर नाम से पुकारना शुरू कर दिया। ऐतिहासिक रूप से भड़गांव के रूप में पहचाने जाने वाला भक्तपुर नेपाल की काठमांडू घाटी के पूर्वी कोने में बसा एक खुशहाल शहर है। दोस्तों, भक्तपुर काठमांडू और पाटन की तरह घाटी के मध्ययुगीन नेवारी शहरों में से एक है, जहां नेवार संस्कृति, व्यंजन और कला को करीब से देखा जा सकता है। यहाँ की आबो हवा में भी एक नेवार संस्कृति घुली हुई है, इसीलिए नेपाल या काठमांडू की सैर करने वाले इस शहर की तरफ रुख जरूर करते हैं, क्योंकि ये शहर लोगों की यात्रा को अपने खानपान और मेहमान नवाजी से बेहद खास बना देता है, और इसका क्रेडिट जाता है यहाँ के दिलदार लोगों को। 2021 की जनगणना के अनुसार भक्तपुर की कुल जनसंख्या 79,136 है, जिसमें 39,755 पुरुष और 39,381 महिलाएं हैं। इस दौरान शहर में शांति और सुकून का माहौल भी और बेहतर होता गया है, और यहाँ लोगों की शांति बसती है हिंदू धर्म में, जो नेपाल की तरह भक्तपुर का सबसे बड़ा और मुख्य धर्म है। इसके बाद दूसरे पायदान पर खड़ा है बुद्धिज्म, और तीसरे नंबर पर नमाज अदा करने वालों की भरमार है, यानी कि इस्लाम को यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा धर्म होने का दर्जा है। इनके अलावा ये शहर किरात, ईसाई जैसे धर्मों का भी घर है। धार्मिक विविधता में बटा ये शहर जातियों के मामले में सिर्फ एक ही तरफदारी करता नजर आता है, और ये जातीय समूह है नेवार। भक्तपुर की करीबन 80% आबादी इसी जातीय समूह से गहरा लगाव रखती है, और इसकी वजह है इस शहर का अतीत। दरअसल भक्तपुर को इतिहास के पन्नों में नेवार साम्राज्य की पूर्व राजधानी उकेरा गया। हालांकि नेवार साम्राज्य का तो अंत हो गया, लेकिन उसकी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं आज भी भक्तपुर में जीवित है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि पहले ये शहर महज एक झील होता था? जी हाँ, काठमांडू घाटी की लोक कथाओं में कहा गया है कि पूरी घाटी और भक्तपुर कभी एक विशाल झील थी, और ये तब बनी थी जब भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच आपसी टकराव हुआ था, और इस झील के निर्माण के बाद इसमें से पानी बहना शुरू हो गया। लेकिन फिर 30,000 से 15,000 सालों के बीच घाटी का ज्यादा हिस्सा सूख गया, और लोक कथाओं में घाटी के सूखने की वजह ग्रेटर चीन के एक संत मंजूश्री को बताया जाता है। दरअसल मंजूश्री ने घाटी को सुखाने के लिए अपनी तलवार को एक खंड को काट दिया था, ताकि वो झील की गहराइयों में रहने वाले स्वयंभू बुद्ध की पूजा कर सके और उनसे ज्ञान हासिल कर सके। इस तरह भक्तपुर और काठमांडू घाटी झील धीरे धीरे सूखने लगी और शहर के रूप में विकसित हुई। ऐतिहासिक दस्तावेज गवाही देते हैं कि भक्तपुर शहर की स्थापना 12वीं शताब्दी में राजा आनंद मल्ल ने की थी, और ये शहर करीबन 15वीं शताब्दी तक मल्ल साम्राज्य की राजधानी रहा। इस दौरान भी नेवारी जाति के लोग यहाँ फल फूल रहे थे, लेकिन फिर 18वीं शताब्दी के बाद गोरखाओं ने भक्तपुर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1950 के बाद राणा राजवंश के अंत के साथ ये शहर पूरी तरह से आजाद हो गया, और आज भी स्वतंत्र जिंदगी जी रहा है। इस शहर के आर्थिक विकास की जिम्मेदारी का बोझ सबसे ज्यादा उठाया हुआ है किसानों ने, जो दिन रात खेतों में काम करके शहर की आय में इजाफा कर रहे हैं। शहर की मुख्य फसलें हैं धान, जिसे चावल कहते हैं, गेहूं और मक्का। इनके अलावा आलू, दाल और सब्जियां भी उगाई जाती है। खेती बाड़ी के अलावा यहाँ पशुपालन भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स खूब डिमांड में रहते हैं, जैसे जूजू धो यानी दही तो यहाँ का असली स्वाद
स्वाद है। खास तौर से भैंस के दूध से बने दही को यहाँ लोग न सिर्फ खाना पसंद करते हैं बल्कि इसकी मदद से कमाना भी काफी आसान हो जाता है। इसके बाद दूसरा सेक्टर है टूरिज्म, जो भक्तपुर की हिस्टोरिकल और कल्चरल अट्रैक्शन की वजह से आज खूब फल फूल रहा है। हर साल अनगिनत सैलानी भक्तपुर की सुनहरी यादों को सजाकर अपने साथ ले जाते हैं। छोटे लेवल पर यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर जैसे बिजनेस और ट्रेड भी इकोनॉमी में धक्का लगाने का काम करते हैं। यानी शहर भले ही छोटा है लेकिन सुविधा, इनकम सोर्सेज और अच्छी जिंदगी मौजूद है। और तो और इसे नेपाल के सबसे सुरक्षित शहरों में भी शुमार किया जाता है। इसीलिए यहाँ सैलानी बेफिक्र होकर सैर सपाटा करते हैं। इस सेफ माहौल की एक वजह यहाँ के पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो क्राइम को दरकिनार कर सिर्फ पढ़ाई लिखाई और रोजगार पर ध्यान देते हैं। तभी तो आज इस शहर का लिटरेसी रेट 86.95% तक जा पहुंचा है, जो जल्द ही 87 में बदल जाएगा। इसीलिए इस शहर को एजुकेटेड सिटी होने का दर्जा दिया गया है और साथ ही इसे घनी आबादी वाले शहरों में भी शामिल किया जाता है। यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 11,486 लोग हंसते गाते देखने को मिल जाएंगे, जो लड़ाई झगड़े से दूर प्रेम और शांति से रहना पसंद करते हैं। लेकिन इस शहर की शांति अक्सर भंग करती है प्राकृतिक आपदाएं, जिनमें सबसे घातक है भूकंप, जिसने कई बार भक्तपुर को तहस नहस करने की साजिश रची और अब तक का सबसे भयानक भूकंप माना गया है। 2015 में आए भूकंप को 25 अप्रैल को 7.8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने शहर की करीब 116 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इनमें से लगभग 67 बिल्डिंग्स पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, जबकि 49 को नुकसान का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल भक्तपुर दरबार चौक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वैसे क्या आपने कभी मानव निर्मित झील देखी है, वो भी प्राचीन काल की? अगर नहीं तो आपको यह खास मौका देता है भक्तपुर शहर, जहां लिच्छवी और मल्ल राजवंश की करीब 50 आर्टिफिशियल लेक्स बनी हुई हैं और इनमें सबसे बड़ी है सिद्ध पोखरी, नाहू पुखू, भज्जा पुखू और रानी पोखरी। इन झीलों और कुछ तालाबों को बनाने का मकसद पानी को इकट्ठा कर जरूरत को पूरा करना था और आज भी ये पानी स्टोर करने के साथ साथ शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। जबकि शहर को देश विदेशों में पहचान दिलाने का काम करते हैं यहाँ के मिट्टी के बर्तन, जिनमें प्लेट, चाय के कप, कुल्हड़ जैसे कई बर्तन खूबसूरत डिजाइन के साथ तैयार किए जाते हैं और इनमें चाय की चुस्कियों से लेकर गर्म गर्म भोजन खाने तक का अपना एक अलग ही मजा होता है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर के दक्षिण में स्थित प्रसिद्ध ताला को टोले मिट्टी के बर्तन खरीदने और पारंपरिक कुम्हारी कारीगरों को अपने काम में देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। मिट्टी के अलावा यहाँ के कारीगर लकड़ी को भी बेहतरीन तरीके से डिजाइन देना बखूबी जानते हैं। भक्तपुर दरबार चौक में तरह तरह के नक्काशीदार फर्नीचर बेचने वाली कई दुकानें भी हैं। ये फर्नीचर नेपाली संस्कृति की प्राचीन परंपराओं की झलक पेश करते हैं। सोफे से लेकर शानदार बेड तक, कुर्सी से लेकर मेज तक, हर चीज यहाँ लकड़ी से इतनी खूबसूरती से तराशी जाती है कि सैलानी इन्हें खरीदने से खुद को रोक नहीं पाते। आज लकड़ी के नक्काशी, पीतल और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला न सिर्फ लोगों की आय का साधन है बल्कि पुरानी परंपराओं को संरक्षित करने का भी एक खास जरिया है। अगर आप भी यहाँ की संस्कृति में खुद को ढालना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप यहाँ के पारंपरिक पोशाकों से कर सकते हैं। यहाँ एक से एक सुंदर नेपाली पोशाकें मिलती है और हुकू पतासी की तो बात ही निराली है। इसके अलावा ढाका टोपी, तपलान और सुरुवा यहाँ के पुरुषों की पहचान है, जिसमें पुरुष एकदम चकाचक लगते हैं। यहाँ के शानदार ड्रेस कलेक्शन के अलावा ये शहर अपने पारंपरिक नेवारी व्यंजनों के लिए भी खूब प्रसिद्ध है। जैसे सबसे पहले जूजू धो, जो भक्तपुर का राजा दही है और ये काफी गाढ़ा और मलाईदार होता है। इसे लोग खूब चाव से खाते हैं, ठीक वो कलीचा डिश की तरह है। ये एक नॉन वेजिटेरियन डिश है जिसे धीमी आंच पर तीखे और जायकेदार मसालों के साथ पकाया जाता है। लेकिन सैलानियों को सबसे ज्यादा पसंद आता है चटा मारी, जिसे नेपाली पिज्जा भी कहते हैं। एक तरह का चावल का क्रैप होता है जिसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाकर परोसा जाता है। इसी तरह मोमो को भी लोग खूब शौक से खाते हैं। वहीं नेपाली पकोड़े में सब्जियां या मांस भरा जाता है और फिर तीखी चटनी के साथ खाने पर जो स्वाद आता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप बड़ा और क्वाती भी चख सकते हैं। खाने के बाद अगर कुछ पीने का मन करे तो जाहिर है यहाँ की मोस्ट फेमस वाइन, जिसे एला के नाम से जाना जाता है, जिसका स्वाद महंगी महंगी वाइन को भी भुलाने की ताकत रखता है। इसीलिए पीने पिलाने वालों को ये शहर काफी पसंद आ जाता है। जबकि नए नए ठिकानों की सबसे फेवरेट जगहों में शुमार होता है सांपों का तालाब। जी हाँ, भक्तपुर दरबार स्क्वायर के बराबर में नाग पोखरी नाम की एक जगह है जिसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इस तालाब का नाम सांपों की अनेकों मूर्तियों की वजह से सांपों का तालाब रखा गया है और यहाँ आपको कई सारे सांपों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी जो आपको थोड़ा हॉरर तो थोड़ा एक्साइटेड फील कराने का मौका देंगी।
घूमने के शौकीनों को नेपाल के सबसे खूबसूरत और शाही स्थलों में से एक भक्तपुर दरबार स्क्वायर की भी जरूर सैर करनी चाहिए, जिसे लोकल्स नेवा का प्राचीन शहर कहा जाता है। इस इलाके में बनी ज्यादातर इमारतें 17वीं शताब्दी की हैं, जो नेपाल शाही युग की झलक पेश करती है। इसके बाद आपको जाना है 55 विंडो पैलेस नाम से मशहूर 55 खिड़कियों वाले महल में, जहाँ का नजारा मंत्र मुग्ध कर देता है और महल के प्रवेश द्वार पर मौजूद स्वर्ण द्वार फोटोग्राफी के लिए बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा आप न्याता पोला मंदिर, तौमाधी स्क्वायर, थीमी, सिद्ध पोखरी, चंगू नारायण मंदिर जैसे शानदार प्लेसेस की भी सैर करके कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भक्तपुर की ये सैर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।